आज वेरोनिका हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत खास व्यक्ति मौजूद हैं, भारत के रत्न, जी हाँ, द शाइनिंग स्टार ऑफ इंडियन राइफल शूटिंग। आइए मिलकर स्वागत करते हैं अर्जुन बब्बूटा जी का। आप इंडियन राइफल शूटर हैं, बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने देश का नाम अलग अलग स्टेजेस पे रोशन किया है और आगे भी करते रहेंगे, हमें पूरी आशा है। सबसे पहले आपसे जानते हैं अर्जुन जी, किस तरह का रहा ये सफ़र, क्योंकि आपने पढ़ाई जर्नलिज्म में करी और काफ़ी कम उम्र से ही आपने इस खेल की शुरुआत की, तो इस बारे में हमें बताएं। धन्यवाद आपका पहले फिर से, जो भी आपने उपलब्धियां गिनाई मेरी, और काफ़ी रोमांचक सफ़र रहा मेरा। मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में की, और बाकी मेरा मेन जो ध्यान रहा वो शूटिंग पे रहा, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से ही ये गेम को चुना था जब मैं 9th क्लास में था। और चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे हम 2011 में जी। हमारे होम टाउन से, जलालाबाद से। तो मेन पर्पस पढ़ाई ही थी और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मैं स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे पापा ने जब इसके बारे में अखबार में पढ़ा था, तो मैं अभिनव बिंद्रा सर के कोच जो JS ढिल्लों हैं, जो अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, बट उनसे मैंने स्टार्ट करी। एंड सेम अभिनव बिंद्रा सर के टारगेट्स देखते हुए और उनकी फोटोज देखते हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन तो मिली। कहीं ना कहीं आपकी इंस्पिरेशन भी अभिनव बिंद्रा जी रहे। बिल्कुल, स्टार्टिंग में मैं जैसे उनके सारे स्टोरीज सुनता था सर से कि कैसे उन्होंने मेहनत करी, एंड इतनी अच्छी बैकग्राउंड से रहते हुए भी उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरे को वो एक मोटिवेशन काफ़ी अच्छी मिली कि मैं भी करना चाहता हूँ और एक्सेल करना चाहता हूँ जितने भी मेरे में क्षमता है जी। और शूटिंग इज़ अ गेम विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जो शुरुआत हुई आपकी, वो किस प्रकार हुई? क्योंकि हम आमतौर पर बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो खेलते रहते हैं, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट जो कि हम यूजुअली हमारा एक्सपोजर नहीं होता है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग की शुरुआत कब हुई आपकी? मेरी ट्रेनिंग प्रॉपर शुरुआत मैं कहूँगा 2014 में हुई, जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में शूटिंग रेंज बनी। तब उस टाइम पे इतनी शूटिंग रेंजेस नहीं थी और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि कहाँ से इक्विपमेंट लिया जा सकता है या फिर कहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी में शूटिंग रेंज बनी तो वहाँ पे कोच अपॉइंट हुए जो कि इंडियन शूटिंग टीम के भी कोच थे। तो वहाँ से एक अच्छी गाइडेंस और बेस मिला, जिससे मैं 2015 में 1 साल के अंदर अंदर ही इंडियन शूटिंग स्क्वाड में आ गया था, जूनियर में। तो वहाँ से मेरा बाद का सफ़र काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला रहा कि हर साल मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाया गाइडेंस के साथ। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का इसमें काफ़ी ज़्यादा साथ रहा जी। और ओलंपिक्स के मंच तक भी आप पहुँचे। ओलंपिक्स के साथ साथ चाहे एशियाई खेल हो, वर्ल्ड रैंकिंग हो, आपकी सभी में आपने बहुत उम्दा किया। अब आपके वेपन के बारे में अगर जानें तो आपका जो इवेंट है उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। तो जो इवेंट है मेरा मेन, जिसमें मैंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया, वो है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। एंड उसमें 2 ओलंपिक इवेंट हैं, एक इंडिविजुअल और एक मिक्स टीम इवेंट, जिसमें लड़का और लड़की साथ खेलते हैं। जी। तो मैं ओलंपिक में 4th रहा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट और 6th रहा मिक्स टीम इवेंट में इस बार। और ये वेपन जो है ये मोस्टली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहाँ वाले देशों से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। और मेरा जो पर्टिकुलर वेपन है वो है वॉल्थर। इसमें .177 एयर राइफल इसको बोला जाता है, जिसमें 4.5 कैलिबर की पैलेट डलती है। इसका लाइसेंस नहीं चाहिए होता, तो ये कोई भी इंसान कर सकता है इजीली। ये आप कह सकते हैं कि जैसे मेले वगैरह में हम यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे छर्रों वाली बंदूक होती, तो ये छर्रों वाली ही बंदूक है, बस हाई क्वालिटी की बहुत। मगर ये स्टैंडिंग में ही होता है या इसके और भी डिफरेंट पोजीशंस होते हैं? आपको खड़े खड़े ही फायर करना है? जो 10 मीटर इवेंट है वहाँ पे हम खड़े खड़े ही फायर करते हैं, और जो 50 मीटर इवेंट है वो 3 पोजीशंस में डिवाइडेड है। स्टैंडिंग, प्रोन जो कि लेट के करना है, नीलिंग जो कि बैठ के करना है। तो 20 शॉट्स हर एक पोजीशन में चलाते हैं हम। और उसमें 50 मीटर में आउटडोर रहता है और 10 मीटर इंडोर होती है। तो चैलेंजेस दोनों गेम के अलग हैं काफ़ी। 50 मीटर में जैसे लाइट, विंड
ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती हैं गेम को। जी 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 10 मीटर इंडोर होने की वजह से वहाँ पे स्किल लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें बिल्कुल स्थिर रहना होगा कि आप अगर पानी का ग्लास भी हाथ पे ले लो तो वो भी पानी भी नहीं हिलना चाहिए, इतना ज़्यादा स्थिर और ब्रेथ कंट्रोल और अपने तो ये मसल स्थिरता कंट्रोल कैसे चाहिए। आती है, मतलब किस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है? क्योंकि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, आपने एक्साइटमेंट की बात करी, एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, एंजाइटी भी होती है, और उन सिचुएशन में फिर आपको स्थिर भी रहना है। तो ये स्थिरता केवल फिजिकल फिटनेस से तो नहीं संभव। नहीं, बिल्कुल फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस चाहिए। लगता है कि शूटिंग काफ़ी इजी गेम है कि सिर्फ खड़े रहना है, लेकिन जब हम एक्चुअली में आप भी जैसे ट्राई करें कभी तो ये है काफ़ी ज़्यादा रोमांचक। वहाँ पे जब हम वेपन लेके खड़े रहेंगे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी एक्चुअली स्थिर होने के लिए तो बनी ही नहीं है, ये मूव करने के लिए ही बनी है। तो जब हमें 2 घंटे 3 घंटे लगातार बिना हिले मूवमेंट, बेसिकली सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा है, की भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो इतनी कम मूवमेंट में जब हमें खड़े रहना होता है जी, तो हमारा ब्रेथ, हमारी हार्ट रेट, सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है और वो सब कुछ हमारे थॉट से भी रिलेटेड है। तो कॉन्स्टेंटली हम अपने थॉट्स को भी एनालाइज करते हैं, उनको निकाल के अपने खुद के थॉट्स क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो हमारे मेंटल स्टेट के साथ अलाइन करे। एंड रही बात फिजिकल हम क्या करते हैं, वो मेनली बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है कि हम बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जुड़े रहें और बैलेंस हमारा और ज़्यादा अच्छा रहे और हमें मसल एक्टिवेट नहीं करने होते। यहाँ पे जितने ज़्यादा रिलैक्स्ड रहें उतना ही ज़्यादा है अच्छा है। बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हमने देखा गेम में, और आपने कितनी प्रैक्टिस करी होगी अपनी जर्नी में। और एक थोड़ा सा सेटबैक कहूँ या एक प्रॉब्लम आपकी जर्नी में भी आई थी, आपको इंजरी हो गई थी आई थिंक 2 सालों के लिए, यू वर लाइक ऑन रेस्ट। तो वो समय कैसा था और क्या क्या लेसन्स लिए आपने उस समय में? उसके बाद यू इमर्ज्ड इवन स्ट्रॉन्गर, वी ऑल नो। तो लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम में किस प्रकार के लेसन्स थे और कैसी प्रैक्टिस उसके बाद रही आपकी? डेफिनेटली सेटबैक उस टाइम पे लगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें नहीं होती जीवन में पता, वो सिखाने के लिए आती हैं। तो मैं उसको वो फेज़ को 2 साल जो मेरे बैक इंजरी हुई थी उसको अब इस प्रकार मानता हूँ कि उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। एंड उस टाइम पे ऐसे लगता था कि शायद अब नहीं हो पाएगा, कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ और वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी इस रिगार्डिंग भी, और बॉडी रिएक्ट भी अच्छे से नहीं कर रही थी जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। तो काफ़ी समय लग गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक साइकिल में नहीं हो पाया था मेरा। लेकिन जैसे ही इंजरी से सही हुआ मैं, तो वो समय मेरे को मिला कि मैं अपनी और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और खुद की जो चीज़ें उन पर ध्यान दे पाऊँ, बॉडी को ध्यान दे पाऊँ, अपनी बॉडी के बारे में सुन पाऊँ कि क्या डिमांड हो पा रही है और उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो उससे मैं और ज़्यादा अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाया, अपनी गेम को अंडरस्टैंड कर पाया, जिस वजह से मैं और ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच पाया। कभी कभी हमने शुरू में ही बात करी कि एडवर्सिटी होती है, समस्याएं होती है, या तो हम उसको पार कर और बेहतर कर पाते हैं या तो हम रुक जाते हैं, और आपने उसको पार करके और बेहतर किया। लेकिन अगर हम बात करें भारत में शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरह की रेंजेस अवेलेबल हैं? अगर वेपन्स प्रोक्योरमेंट की बात करें, कितना सरल है अगर किसी को शूटिंग एज अ करियर शुरू करना है? तो अभी पहले इतना सरल नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ डेवलपमेंट हो रही है। अभी इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की काफ़ी सारी रेंजेस बन चुकी हैं। सबसे अच्छी रेंजेस अगर मैं गिनाऊँ आपको कुछ, तो दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह रेंज है, भोपाल में काफ़ी अच्छी एक रेंज एमपी स्टेट एकेडमी की है, फिर देहरादून में रेंज है, पुणे में है, और त्रिवेंद्रम में भी है, और आगे और भी कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम में भी हैं जो 2026 ओलंपिक को देखते हुए अहमदाबाद में भी रेंज बनाई जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बेसिकली, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जो आती हैं, खेलो इंडिया स्कीम हो गई या फिर टॉप्स हो गई, तो इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो एक नेशनल लेवल एथलीट है, जैसे ही वो क्वालिफाई कर जाए ट्रायल्स एंड या फिर कोई एक मेडल आए जिनका, उनको ये स्कीम्स के अंडर आकर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं।
लेकिन अभी ग्रास रूट लेवल पे और काम किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी चल भी रहा है। जी एंड अगर किसी ने स्टार्ट करनी है गेम तो वो लोकल अब अकेडमीज बहुत सारी हैं जो खुल चुकी हैं और काफ़ी नॉमिनल फीस, कोई ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे वेपन्स भी वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो वहाँ से अपनी गेम की एक जर्नी काफी स्टार्ट कर सकते accessible हैं। हो गया है Right, कुल और मिला के। किसी भी गेम में फाइनेंसेस आई बिलीव प्ले अ ह्यूज मैसिव रोल। तो इस हाउ दिस स्पोर्ट इज फाइनेंशियली वायबल फॉर पीपल? दिस इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, Right. काफ़ी कहा जाए, बिकॉज सब कुछ मोस्टली इम्पोर्टेड था। वेपन्स इम्पोर्टेड है, हमारी पैलेट जो एम्यूनिशन यूज़ करते हैं हम वो इम्पोर्टेड रहता है। जो हम जैकेट ट्राउज़र किट पहनते हैं वो पहले इम्पोर्टेड था, लेकिन अभी मेक इन इंडिया का ही है। लेकिन कपापी कंपनी है मुंबई जी, की, जो जी। कि पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है, कह सकते हो आप, शूटिंग में इस टाइम। तो सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। किसी को स्टार्टिंग करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि वो सब कुछ नया खरीदें या फिर कुछ। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है कि वो पहले किसी एकेडमी पे जाएं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हों स्पोर्ट से, और उनसे बेटर आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से इवेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर एक इवेंट की अलग डिमांड है, राइफल, पिस्टल, शॉटगन। तो वहाँ से फिर वो जान सकते हैं कि उनको कौन सा बैठ रहा है उनके लिए। सारी चीज़ें, सारी मेहनत कामयाब हो जाती हैं जब हमें कोई मेडल मिलता है, या जब हम अपने देश का नाम बड़े मंच पे रोशन करते हैं। जब आपने भी देश के लिए ऐसा किया, काफ़ी मेडल जीते हैं, आपके लिए वो क्षण कैसा रहा? मेरे को बहुत खुशी होती है जब भी एक मेडल आता है, मेरी पूरी टीम सक्सेस वो एक्सपीरियंस कर पाती, बिकॉज अकेला मेरा हाथ नहीं होता। बहुत से लोग बहुत सी मेहनत कर रहे होते हैं जो कि कभी सामने आएगी भी नहीं शायद, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बहुत सी मेहनत कर रहे होते हैं, और उनकी वहाँ पे जब सक्सेस मेरे थ्रू हो रही होती है तो वो देख के बहुत खुशी होती है। जो लोगों ने उम्मीदें लगाई होती हैं इंडिया में, और जब इंडिया का फ्लैग वहाँ पे सबसे ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, तो हर टाइम रोना सभी को उस निकलता है। मोमेंट का इंतजार रहता है कि कब भारत का झंडा ऊपर जाए और नेशनल एंथम आए हमारे कानों में। इट ऑल मेक्स अस सो प्राउड। लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत होती है, एंड दिस स्पोर्ट स्पेसिफिकली, इसमें माइंड, बॉडी, सोल का जो कनेक्शन है, तीनों बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि इतनी एंजाइटी होने लगती है राइट बिफोर द गेम, जब हम शूट करने जा रहे होते हैं, हमारी बॉडी एंशियस हो जाती है, और ज़रा सा भी अगर बैलेंस या फोकस बिगड़ा तो यहाँ पे मैटर थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट? मतलब ये जो माइंड और बॉडी और सोल का कनेक्शन है, डू यू प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, क्या वो प्रैक्टिसेस है जो आप करते हैं? डेफिनेटली आजकल जैसे ज़िंदगी है सभी की, सब फ्यूचर और पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जी रहे हैं, और प्रेजेंट में कोई नहीं रह पाता। तो आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जो हमें प्रेजेंट में रहने का एक्सपीरियंस करवाती है। और मैं भी यही करता हूँ कि जो मेरा प्रोसेस है एक शॉट चलाने का, उसको मैं भाग में डिवाइड करते हैं हम, कि ब्रेथ कहाँ पे कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। जी तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है, और प्रेजेंट में रहने के ट्राई किया जाता है कि रिजल्ट्स को साइड पे करके जो कार्य है उस पे ध्यान दिया जाए। और योगा और मेडिटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं चीज़ें, बिकॉज वो हमें और ज़्यादा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करवाती है अगेन। तो सारा कुछ अलाइन करते हुए वो और पूरी गेम में हेल्प करता है। जी, तो भारत की जो देन है योग, वो शूटिंग में भी कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है। बिल्कुल। अब आपकी ट्रेनिंग स्केड्यूल की बात करते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभी आप किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और कौन सी फैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? मेरे पर्सनल कोच हैं दीपाली देशपांडे, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और हमारे इंडियन शूटिंग टीम के चीफ कोच भी हैं। और मेरे दूसरे कोच हैं थॉमस फार्निक, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं और इंडियन शूटिंग टीम के फॉरेन कोच हैं। अभी मैं ट्रेनिंग यहाँ पे डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में ही कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पे मैं NCOE स्कीम के अंडर ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ पे जो हमारे कोचेज साई के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। तो खान पान में भी कुछ फ़र्क रहता है जब आप खास प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं? कोई न्यूट्रिशन कुछ ऐसा भी रहता है? प्लान डेफिनेटली रहता है। जैसे मेनली रहता है कि आगे हमने जहाँ पे ट्रैवल करना है उसके अकॉर्डिंग हम एक्लेमेटाइज करना शुरू कर देते हैं ऑलरेडी, कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, वहाँ पे क्या खाने अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना पूरा शेड्यूल सेट करते हैं। और जनरली
1 महीना पहले शुरू हो जाता है ये सब कुछ। तो कंस्टेंटली शूटिंग में जैसे मैचेस चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो प्रोसेस भी हम अपने आप को अडेप्ट करने का कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये एक्सेप्टेंस और अडेप्टेशन भी एक काफ़ी रोल प्ले करता है। पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। अभी हमने मानसिक स्थिरता की बात करी कि तो इम्पोर्टेंट है ही फोकस के लिए, लेकिन बॉडी वर्कआउट्स में आप किस तरीके के वर्कआउट्स करते हैं, क्या प्लान होता है? क्योंकि वो भी थोड़ा डिफरेंट होता होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो किस तरीके का प्लान होता है? डेफिनेटली शूटिंग एक काफ़ी अलग गेम है बाकी सारी गेम से। जैसे वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव एग्रेशन चाहिए होता है, यहाँ पे उतनी ही कामनेस चाहिए होती है। तो हम चाह के भी वो एक आग जो है वो वहाँ पे दर्शा नहीं सकते, अपने आप को काफ़ी स्थिर रखना पड़ता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो उस सारी प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए जब ऑन डिमांड हो प्रेशर वाली सिचुएशन में, तो हमें फिजिकली और मेंटली सारी एक्सरसाइजेज वैसे ही करनी पड़ेंगी। तो योग अगेन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और कोर एक्सरसाइजेज, बैलेंस एक्सरसाइजेज, स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस वाली एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसमें और खास तौर पे हाथ पे, क्योंकि हाथ पे काफ़ी आपको स्थिर रहना है, आपके पूरे हाथ को, पूरा शोल्डर, आपकी एल्बोज, इसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता होगा आपको इन सब चीज़ों का। बिल्कुल। हाथ डेफिनेटली है ही है, बैक भी है, बिकॉज एक जो पोस्चर है अगर आप देखेंगे शूटिंग का, वो काफ़ी नेचुरल नहीं है। जो ट्रायंगल्स बनते हैं बाजू के या फिर बैक से या फिर लेग से, वो नेचुरल नहीं है एक ह्यूमन के लिए। और इसीलिए हमें बैलेंस आउट करने के लिए जो माइक्रो मसल्स काम कर रहे होते हैं छोटे छोटे, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है काफ़ी अच्छे से। जी, जाते जाते एक अंतिम प्रश्न, व्हाट्स देयर इन फ्यूचर फॉर अस? हम आपको आने वाले कौन से कॉम्पिटिशन्स में देखने वाले हैं? किसकी तैयारियां चल रही हैं अभी? अभी तैयारी चल रही है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की, जो कि दिल्ली में होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो मैं चाहूँगा सभी सपोर्ट करें शूटिंग को, क्योंकि हमारे इंडियन शूटर्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं सब इंटरनेशनल लेवल पे, और दिल्ली में हो रहा है तो सभी को देखने का मौका भी अच्छे से मिल सकता है। राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले कंपटीशन के लिए। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं आने वाले समय में भी देश का नाम आप इसी तरह रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।